कल्पना कीजिए कि पश्चिम एशिया में लाल सागर के ऊपर एक मिसाइल दागी जाती है और इसके ठीक कुछ हफ्तों बाद हजारों किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के बद्दी में एक फैक्ट्री मजदूर अपनी 12 घंटे की शिफ्ट के बाद कमरे पर लौटता है। हाँ। लेकिन वो रात का खाना नहीं बना पाता क्योंकि इलाके में छोटे एलपीजी सिलेंडरों की अचानक किल्लत हो गई है। हम्म। ये एक बहुत ही डराने वाली स्थिति है। बिल्कुल। और उसी दौरान मान लीजिए दिल्ली में बैठा कोई व्यक्ति जब अपने स्थानीय मेडिकल स्टोर पर रूटीन कफ सिरप लेने जाता है तो उसे पता चलता है कि यार या तो दवा स्टॉक में नहीं है या उसकी कीमत अचानक बढ़ गई है। जी। आज के इस गहन विश्लेषण में हम ठीक इसी बटरफ्लाई इफेक्ट को समझने वाले हैं। हमारे सामने आज जो विशेष रिपोर्ट मौजूद है ना, वो इस बात का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलती है कि कैसे एक भू राजनीतिक युद्ध भारत के फार्मा सेक्टर और वहां काम करने वाले मजदूरों के लिए एक संकट बन गया है। अगर हम इस पूरी स्थिति को एक व्यापक नजरिए से देखें ना, तो ये सिर्फ सप्लाई चेन के टूटने की कोई आम व्यावसायिक खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से स्थापित करती है कि भारत का फार्मा सेक्टर इस समय एक दोहरे परीक्षण से गुजर रहा है। मैं बता रही हूँ, ये स्थिति बहुत नाजुक है। दोहरे परीक्षण से आपका मतलब है कि? मेरा मतलब है कि एक तरफ तो कारखानों के मुनाफे और कच्चे माल की कीमत का परीक्षण चल रहा है और दूसरी तरफ उन हजारों प्रवासी कामगारों के जीवन और आजीविका का परीक्षण है जो असल में इन दवाओं को बनाते हैं। हाँ, मतलब पश्चिम एशिया का तनाव भले भूगोलिक रूप से बहुत दूर हो, लेकिन उसका असर हमारी अर्थव्यवस्था की नसों में बह रहा है। एकदम सही कहा आपने। तो इसी प्रभाव को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखिए, जब भी दवाओं की बात होती है ना, तो लोगों को लगता है कि दवा की कीमत उसके अंदर मौजूद केमिकल से तय होती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही माना जाता है। लेकिन इस रिपोर्ट में फार्मा स्क्वीज शब्द का प्रयोग किया गया है और ये बताया गया है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआई और सॉल्वेंट्स की कीमतों में 30% तक का भारी उछाल आया है। हाँ, ये 30% एक बहुत बड़ा आंकड़ा है फार्मा इंडस्ट्री के लिए। वही तो इससे पहले कि हम इस उछाल के असर पर बात करें, क्या इस तकनीकी पहलू को थोड़ा आसान किया जा सकता है? मतलब एक आम कफ सिरप या बुखार की गोली में इन सॉल्वेंट्स या पेट्रोकेमिकल्स का क्या काम है? हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी हमें इस 30% की महंगाई का असली कारण समझ में आएगा। जब हम कोई दवा खाते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई 500 मिलीग्राम की गोली है, अच्छा, तो उसमें असली दवा मतलब वो रसायन जो बीमारी को ठीक करता है, जिसे एपीआई कहते हैं, वो मुश्किल से 10 या 15% ही होता है। अरे बस 10-15%? जी हाँ, बाकी का जो हिस्सा होता है वो बाइंडर्स, कोटिंग्स और प्रिजर्वेटिव्स का होता है। और सबसे बड़ी बात, इस एपीआई को बनाने या निकालने की प्रक्रिया में ना भारी मात्रा में सॉल्वेंट्स का इस्तेमाल होता है। जैसे कि कौन से सॉल्वेंट्स? जैसे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया या एसीटोन हो गया, और ये सब कच्चे तेल से जुड़े होते हैं। तो मतलब ये सारे केमिकल्स पेट्रोलियम से बनते हैं? बिल्कुल, इनमें से ज्यादातर पेट्रोकेमिकल डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ये सीधे तौर पर कच्चे तेल की कीमतों से जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ। अब देखिए, जब पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता है तो जहाज़ों को लाल सागर का वो छोटा रास्ता छोड़कर अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर पूरा चक्कर लगाना पड़ता है। हाँ, वो बहुत लंबा रास्ता है। जी, इस लंबे रास्ते का मतलब है 14 से 20 दिन की अतिरिक्त यात्रा। तो इससे न सिर्फ जहाज़ों का ईंधन ज्यादा खर्च होता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग और माल ढुलाई की दरें तिगुनी हो जाती हैं। तो तेल महंगा हुआ, जिससे सॉल्वेंट्स और प्लास्टिक पैकेजिंग महंगी हुई, और फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च भी तो जुड़ गया ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही कारण है कि दवा बनाने की लागत में अचानक 30% का ये स्क्वीज आ गया है। यार, ये तो ऐसा है कि दवा की शीशी के अंदर के रसायन से लेकर उस शीशी के प्लास्टिक और उस शीशी को ढोने वाले ट्रक के डीजल तक हर चीज पर एक साथ महंगाई की मार पड़ रही है। हाँ, एकदम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आता है, अगर लागत बढ़ रही है तो कंपनियां भी तो अपनी दवाओं की कीमत बढ़ा सकती है ना? ये इतना आसान नहीं है। मतलब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फार्मा कंपनियों के पास तो अरबों रुपए का रिजर्व होता है, वो तो ये झटका सह लेंगी। लेकिन रिपोर्ट विशेष रूप से छोटे और मझोले उद्योगों यानी एमएसएमई पर फोकस करती है। जी, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे में। तो मेरा सवाल ये है कि अगर लागत 30% बढ़ गई है तो ये छोटी कंपनियां बस अपने ग्राहकों से 30% ज्यादा पैसे क्यों नहीं ले लेती? अरे क्योंकि दवा उद्योग कोई कपड़े या जूते का व्यापार थोड़ी ना है जहां आप मनमर्जी से एमआरपी बढ़ा दें। हाँ, ये बात भी है। भारत में कई जरूरी दवाओं की कीमतें सरकार द्वारा राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची के तहत
बहुत सख्ती से नियंत्रित की जाती हैं। तो एक एमएसएमई कारखाने वाला रातों रात अपने कफ सिरप की कीमत नहीं बढ़ा सकता। मतलब उनकी लागत बढ़ गई है लेकिन कमाई की सीमा सरकार ने पहले से तय कर रखी है। एकदम सही। और यहीं से इन एमएसएमई के लिए अस्तित्व का संकट शुरू हो जाता है। अच्छा, तो बड़ी कंपनियां कैसे बच जाती हैं? देखिए, बड़ी कंपनियों के पास इतना पैसा होता है कि वे थोक में 6 महीने का कच्चा माल एक साथ खरीद कर रख सकती हैं। उनका रिजर्व बड़ा होता है। हाँ, उनका वर्किंग कैपिटल का कोई इशू नहीं होता। बिल्कुल। लेकिन एक छोटे कारखाने के पास दैनिक नकदी बहुत सीमित होती है। जब कच्चे माल की कीमत अचानक 30% बढ़ती है तो उनकी वो नकदी तुरंत खत्म हो जाती है। तो फिर उनके पास क्या रास्ता बचता है? पर उनके पास 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वे भारी नुकसान उठाकर अपना उत्पादन जारी रखें या फिर अपनी मशीनें बंद कर दें। और स्रोत के आंकड़े ये साफ बताते हैं कि कई छोटे कारखानों को अपनी शिफ्ट्स कम करनी पड़ रही हैं। इसका मतलब है कि वैश्विक बाजार में जहां भारत को दुनिया की फार्मेसी माना जाता है, वहां हमारी निर्यात प्रतिस्पर्धा कमजोर पड़ रही है। जी, क्योंकि हमारे कारखाने समय पर अपना ऑर्डर ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ मुनाफे का कम होना नहीं है, बल्कि ये एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो नकदी की कमी से दम तोड़ रहा है। बिल्कुल। लेकिन कारखाने सिर्फ मशीनों और नकदी से तो नहीं चलते ना। रिपोर्ट का जो अगला हिस्सा है वो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस पूरे विश्लेषण का सबसे झकझोरने वाला पहलू लगा। हाँ, मैं समझ रही हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं। हम अक्सर भूल जाते हैं कि इन मशीनों को चलाने वाले इंसान हैं। रिपोर्ट में ना विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ बेल्ट और हरियाणा के फार्मा क्लस्टर्स की बात की गई है। जी, वहाँ का फार्मा हब बहुत बड़ा है। और ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे ये वैश्विक संकट सीधे तौर पर वहाँ के प्रवासी मजदूरों के दैनिक जीवन पर चोट कर रहा है। ये समस्या का एकदम असली मानवीय चेहरा है। इन औद्योगिक क्षेत्रों की रीढ़ उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों से आए प्रवासी मजदूरी तो है। हाँ, अब देखिए, जब एमएसएमई कारखाने अपना उत्पादन कम करते हैं तो सबसे पहले मजदूरों के ओवरटाइम में कटौती होती है या उनकी शिफ्ट ही रद्द कर दी जाती है, जिससे उनकी आय सिकुड़ जाती है। बिल्कुल। लेकिन रिपोर्ट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है जो सीधे उनकी बुनियादी ज़रूरतों से जुड़ा है। जैसे आपने चर्चा की शुरुआत में छोटे एलपीजी सिलेंडरों का उदाहरण दिया था ना। हाँ, और मैं इसी पर आना चाहता था। सुनने वालों में से कोई भी ये सोचकर हैरान हो सकता है कि यार, लाल सागर में जहाज़ों की देरी का एक मजदूर के रसोई गैस ना मिलने से क्या संबंध है? ये दोनों तार बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो ये कैसे जुड़ते हैं आपस में? देखिए, ये ना सप्लाई चेन के अर्थशास्त्र का एक बहुत ही क्रूर सत्य है। जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं और सप्लाई चेन में बाधा आती है तो घरेलू स्तर पर भी लॉजिस्टिक्स कंपनियां भारी दबाव में आ जाती हैं। अच्छा। तो ट्रांसपोर्टर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी बढ़ी हुई लागत को कम करने के लिए सबसे अधिक मुनाफे वाले ऑर्डर्स को ही प्राथमिकता देते हैं। मतलब वे बड़े कारखानों को बड़े कमर्शियल गैस सिलेंडर या डीजल पहुंचाना ज्यादा पसंद करेंगे, बिल्कुल, बजाय इसके कि वो एक छोटी सी गाड़ी में 5-5 किलो के छोटे एलपीजी सिलेंडर लादकर मजदूरों की तंग बस्तियों में बांटने जाएं। सिस्टम सबसे कमजोर कड़ी को सबसे पहले छोड़ देता है। कम आय वाले मजदूरों की बस्तियों में आपूर्ति या तो रोक दी जाती है या इतनी अनियमित हो जाती है कि उनके लिए ईंधन पाना एक रोज का संघर्ष बन जाता है। बाप रे। अब उस मजदूर की स्थिति की कल्पना कीजिए। उसकी फैक्ट्री में काम कम हो गया है, उसकी आय घट रही है और दिन भर की मेहनत के बाद उसे अपने कमरे पर खाना पकाने के लिए गैस तक नहीं मिल रही है। बुनियादी खाद्य सामग्री से लेकर रसोई गैस तक सब कुछ या तो बहुत महंगा हो गया है या ब्लैक मार्केट में चला गया है। ये एक भयानक विडंबना है। जी बिल्कुल। जो हाथ पूरी दुनिया के लिए जीवन रक्षक दवाएं बना रहे हैं, वही हाथ अपना पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अगर ये स्थिति लंबी खिंचती है तो रिपोर्ट एक बहुत बड़ी चेतावनी देती है। जी, रिवर्स माइग्रेशन का खतरा। हाँ, रिवर्स माइग्रेशन मतलब मजदूर वापस अपने गांव की ओर लौटना शुरू कर देंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया ना तो ये फार्मा सेक्टर के लिए कच्चे माल की कमी से भी कहीं बड़ा संकट होगा। वो कैसे? देखिए, आप एक बार के लिए महंगे दाम पर चीन या किसी अन्य देश से एपीआई मंगवा भी लें, लेकिन अगर बद्दी या नालागढ़ की फैक्ट्री में उस कच्चे माल को दवा में बदलने के लिए कुशल मजदूर ही नहीं होंगे तो वो महंगा कच्चा माल भी तो बर्बादी हो जाएगा ना। हाँ, ये तो है। मशीनें खुद तो चलेंगी नहीं। बिल्कुल। पूंजी को दोबारा जुटाया जा सकता है, लेकिन एक बार जब मजदूर पलायन कर जाता है तो उस श्रम शक्ति को वापस लाना सबसे मुश्किल काम होता है। उत्पादन पूरी तरह ठप हो जाएगा। यहाँ का मुझे लगता है कि हमने इस बीमारी के लक्षणों को तो अच्छी तरह से देख लिया है। कच्चा माल महंगा है, फैक्ट्रियों का दम घुट रहा है और
मजदूर वापस लौटने की कगार पर हैं। जी, लक्षण बिल्कुल साफ है। लेकिन देखिए, कोई भी डॉक्टर सिर्फ लक्षणों को देखकर संतुष्ट नहीं होता, उसे बीमारी की जड़ तक जाना होता है। ये संकट असल में भारतीय फार्मा उद्योग की कुछ बहुत ही गहरी ढांचागत कमजोरियों को बेनकाब कर रहा है। बहुत सही कहा आपने। रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया गया है, आयात पर अत्यधिक निर्भरता। तो मेरा सवाल ये है कि जिस देश को दुनिया की फार्मेसी का तमगा मिला हुआ है, वो अपनी दवाओं के लिए जरूरी कच्चे माल यानी एपीआई के लिए बाहरी देशों पर इतना निर्भर क्यों है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब हमने खुद इसे बनाना क्यों छोड़ दिया? ये एक ऐसा आहा मोमेंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 60 और 70 के दशक में भारत ने दवा निर्माण में बहुत प्रगति की हाँ, थी। तब तो हम काफी आत्मनिर्भर थे। जी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भारतीय कंपनियों ने यह महसूस किया कि जो फॉर्मुलेशन होता है, यानी विभिन्न रसायनों को मिलाकर अंतिम गोली, कैप्सूल या सिरप बनाने और उसकी पैकेजिंग करने का काम, उसमें सबसे ज्यादा मुनाफा है। अच्छा। और ये प्रक्रिया अपेक्षाकृत साफ सुथरी भी होती है। लेकिन दूसरी ओर जो एपीआई निर्माण होता है ना, वो एक विशुद्ध रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें भारी मात्रा में प्रदूषण होता है, अपशिष्ट निकलता है और मुनाफे का मार्जिन भी बहुत कम होता है। तो हमने ये सोचा कि ये गंदा और कम मुनाफे वाला काम कोई और देश कर ले, हम सिर्फ अंतिम दवा बनाकर दुनिया को बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे। एकदम सही पकड़ा आपने। 90 के दशक और उसके बाद कड़े पर्यावरण नियमों और सस्ती वैश्विक सप्लाई चेन के कारण भारत ने जानबूझकर एपीआई निर्माण को आउटसोर्स कर दिया। हमने अपनी दुनिया की फार्मेसी की पूरी इमारत एक ऐसी नींव पर खड़ी कर दी जिसका नियंत्रण हमारे हाथ में था ही नहीं। क्या बात है। जब तक वैश्वीकरण सुचारू रूप से चल रहा था ना, तब तक ये रणनीति शानदार थी। हाँ, तब तक तो सब खुश थे। बिल्कुल, लेकिन अब जब भू राजनीतिक संघर्षों के कारण वो सस्ती और भरोसेमंद सप्लाई चेन टूट रही है, तो हमें एहसास हो रहा है कि हम दुनिया की फार्मेसी नहीं बल्कि सिर्फ दुनिया की पैकेजिंग यूनिट बनकर रह गए हैं। यार, ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। अब रिपोर्ट ये भी बताती है कि स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने कुछ अल्पकालिक कदम उठाए हैं। जी, कुछ टैक्स में छूट दी गई है। हाँ, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण कच्चे माल के आयात पर लगने वाली ड्यूटी में छूट देना। लेकिन अगर मैं ईमानदारी से कहूँ ना, तो ये समाधान मुझे कुछ खास नहीं लगता। मैं समझ रही हूँ आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए, जब किसी घर की छत पूरी तरह से जर्जर हो और बारिश हो रही हो, तो सरकार का ये टैक्स में छूट देना मुझे ऐसा लगता है जैसे छत को ठीक करने के बजाय पानी पकड़ने के लिए कुछ बाल्टियां खरीद कर दे दी गई हों। बिल्कुल। क्या इस टैक्स कट से ये ढांचागत समस्या सुलझने वाली है? मैं आपकी इस बाल्टी और जर्जर छत वाली एनालॉजी से पूरी तरह सहमत हूँ। रिपोर्ट भी इसी बात को रेखांकित करती है कि ड्यूटी में छूट देना सिर्फ एक फौरी राहत है। हाँ, बस एक बैंडेड की तरह। बिल्कुल, इससे शायद इस महीने कोई एमएसएमई दिवालिया होने से बच जाए, लेकिन ये कोई दीर्घकालिक इलाज नहीं है। जब तक आप वो छत ठीक नहीं करते, पानी तो टपकता ही रहेगा। तो फिर पक्का इलाज क्या है? इसके लिए रिपोर्ट कुछ बहुत ही ठोस दीर्घकालिक सुझाव देती है। पहला सुझाव ये है कि हमें अपनी सोर्सिंग में विविधता लानी होगी। या मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगा। जी, बोलिए। देखिए, सोर्सिंग में विविधता लाना सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। सम्मेलनों में बोलने के लिए ये एक बहुत ही शानदार किताबी शब्द है। हाँ, कागज पर तो सब अच्छा लगता है। लेकिन उस फैक्ट्री मालिक के नजरिए से सोचिए, जिसका माल बंदरगाह पर फंसा हुआ है। नई सप्लाई चेन बनाने में सालों लग जाते हैं और अरबों डॉलर का निवेश चाहिए होता है। क्या ये विविधता आज के संकट का कोई व्यवहारिक समाधान है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। अल्पावधि में ये कोई समाधान नहीं है। आज के संकट में ये विविधता एमएसएमई को नहीं बचा सकती। तो फिर क्या करना होगा? इसलिए रिपोर्ट का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव ये है कि भारत को युद्ध स्तर पर अपनी घरेलू एपीआई उत्पादन क्षमता को वापस खड़ा करना होगा। सरकार ने पीएलआई स्कीम्स तो शुरू की है ना? जी, सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जैसी योजनाएं शुरू तो की हैं, लेकिन इन्हें सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इन्हें जमीनी स्तर पर तेजी से लागू करना होगा। मतलब हमें वो गंदा और कम मुनाफे वाला रासायनिक उत्पादन वापस अपने ही देश में करना होगा। बिल्कुल, आधुनिक और सुरक्षित तरीकों से करना होगा ताकि हमारी सप्लाई चेन भू राजनीतिक झटकों से बची रहे। और इसके साथ ही, जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, उस मानवीय बुनियादी ढांचों को भी बचाना होगा। हाँ, ये सबसे जरूरी है। रिपोर्ट एक बहुत ही गहरी सिफारिश करती है जिस पर अक्सर आर्थिक चर्चाओं में ध्यान ही नहीं दिया जाता। वो क्या है?
वो है प्रवासी मजदूरों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र बनाना। देखिए, जब तक बद्दी या हरियाणा में काम करने वाले मजदूर को ये गारंटी नहीं मिलेगी कि संकट के समय में भी उसे राशन, ईंधन और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती रहेंगी, तब तक कोई भी फैक्ट्री सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कारखाने की मशीन और उसे चलाने वाले मजदूर की रसोई, दोनों को एक साथ सुरक्षित करना होगा। यार, अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण के सभी धागों को एक साथ समेटे ना, तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। जी। ये पूरी चर्चा सिर्फ फार्मा कंपनियों के प्रॉफिट या लॉस के बारे में नहीं है। पश्चिम एशिया का संघर्ष भारत के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, एकदम। जो ये बता रहा है कि 30% महंगी एपीआई, कच्चे माल के लिए विदेशी निर्भरता का जोखिम, एमएसएमई का सिकुड़ता अस्तित्व और एक प्रवासी मजदूर का खाली गैस सिलेंडर, ये अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये सब एक ही चेन का हिस्सा है। बिल्कुल, ये एक ढीठ टूटती हुई वैश्विक श्रृंखला के अलग अलग हिस्से हैं। ये संकट एक ही समय में भारत की औद्योगिक नीति, विदेशी कूटनीति और सामाजिक सुरक्षा तंत्र की अग्नि परीक्षा ले रहा है। और इससे ये बात भी साबित होती है कि आज की दुनिया में स्थानीय जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। वैश्विक घटनाक्रम अब सिर्फ समाचार पत्रों के पन्नों तक सीमित नहीं है, वो सीधे तौर पर हमारे जीवन की सबसे बुनियादी जरूरतों में दखल दे रहे हैं। सुनने वालों के लिए ये विचार करना बेहद दिलचस्प होगा कि जिस कफ सिरप या एंटीबायोटिक के पत्ते को हम बिना ज्यादा सोचे बस मेडिकल स्टोर से खरीद लेते हैं, उसकी यात्रा कितनी जटिल है। बहुत जटिल है। वो सिर्फ एक केमिकल फॉर्मूला नहीं है यार, वो लाल सागर के जहाजों की सुरक्षा, कच्चे तेल की कीमतों और हिमाचल के किसी कारखाने में काम करने वाले मजदूर के पसीने का एक बहुत ही नाजुक कॉकटेल है। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है, जिसके साथ मैं आज की इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जी। चूंकि दुनिया भर में भू राजनीतिक संघर्ष कम होने के बजाय लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दशकों में जरूरी दवा की परिभाषा ही बदल जाएगी? क्या भविष्य में एक सफल दवा सिर्फ उसे नहीं माना जाएगा जो शरीर की बीमारी को ठीक करे, बल्कि उसे माना जाएगा जिसे बनाने की पूरी प्रक्रिया, कच्चे माल से लेकर मजदूर की रोजी रोटी तक, किसी भी बाहरी युद्ध और वैश्विक संकट से पूरी तरह अछूती और स्वदेशी हो? ये सोचने वाली बात है। क्या फार्मा सेक्टर का अगला सबसे बड़ा आविष्कार कोई नया जादुई रसायन होगा, या फिर एक ऐसी सप्लाई चेन जो दुनिया के किसी भी कोने में बजने वाले युद्ध के सायरन से कभी न टूटे? सुनने वालों को इस सवाल पर विचार जरूर करना चाहिए।